हे लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। तो हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम इसके थीम को डिस्कस करते हैं कि आखिर ये थीम हमसे क्या कहना चाह रही है। ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, हड़प्पन सिविलाइजेशन, आखिर ये है क्या। हे लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज़ ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स, द हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो चैप्टर में अंदर जाने से पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे उसके थीम को कि आखिर ये थीम हमसे क्या कहना चाह रही है या फिर ये चैप्टर के बारे में क्या बता रही है। तो सबसे पहला वर्ड जो हमें दिख रहा है वो है ब्रिक्स। ठीक है, ब्रिक्स, उसके बाद बीड्स, फिर बोन्स, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन। मतलब ये जो चीज़ें हैं ये इंडिकेट कर रही हैं किसके बारे में, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है। सिविलाइजेशन का मतलब होता है ह्यूमन सोसाइटी। सोसाइटी मतलब कि जब बहुत सारे लोग एक साथ एक ग्रुप में रह रहे होते हैं उसको हम कहते हैं ह्यूमन सोसाइटी, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया में। और उस सोसाइटी में कुछ कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। टेक्नोलॉजिकल तो हमें सबको पता है, कुछ टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, वो जो भी चीज़ें करते हैं अपने डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए या फिर कुछ बनाने के लिए, उन सब चीज़ों में। और कल्चरल, कल्चरल का मतलब कल्चर में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि जैसे हम रहते हैं, बोलते हैं, कुछ भी बनाते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे कल्चर में आ जाती हैं। ठीक है, तो सिविलाइजेशन का मतलब हुआ एक ऐसी ह्यूमन सोसाइटी जहाँ पर कुछ कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो, उसको हम कहते हैं सिविलाइजेशन। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन, तो हड़प्पन जो है ये हड़प्पा वर्ड से लिया गया है। हड़प्पा जो एक सिटी का नाम है। तो सबसे पहली एक सिटी जो खोजी गई थी वो थी उसके ही नाम पर हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन रख दिया। सिविलाइजेशन में बहुत सारी सिटीज़ आती हैं और हड़प्पा एक पहला सिटी था जिसे खोजा गया था आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, इसीलिए हम इसे जानते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से। ठीक है, अब इसी के बारे में दिया हुआ है ब्रिक्स। तो किसी सिविलाइजेशन के ब्रिक्स में ऐसी क्या खासियत है कि उसको थीम में दिया गया है। तो यहाँ ब्रिक्स बहुत इम्पॉर्टेंस रखती हैं। क्यों रखती हैं देखते हैं हम। क्योंकि ब्रिक्स जो है स्टैंडर्ड रेशियो में पाई गई हैं। स्टैंडर्ड रेशियो मतलब उसका एक स्टैंडर्ड मतलब सेम लेंथ, ब्रेथ, हाइट की ब्रिक्स जो हैं वो पूरे सिविलाइजेशन में मिली है। पूरे सिविलाइजेशन का क्या मतलब है, यहाँ पर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में मिला हमें, और वो एक लंबी जगह पर फैला हुआ था। आप देख रहे हैं यहाँ जम्मू कश्मीर से लेकर आपके गुजरात, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, गुजरात, और इधर इवन जो अभी के पाकिस्तान वाला एरिया है उसे ले लें, अफ़गानिस्तान वाला एरिया है उसे ले लें, तो इन सबको वो कवर करता है। मतलब कि बहुत बड़ा सिविलाइजेशन था वो हड़प्पन सिविलाइजेशन। ओके, तो वहाँ पर पूरे ही सिविलाइजेशन में जो ब्रिक्स हैं उनका लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम पाया गया है। तो एक ये हमें इंडिकेट करता है कि वहाँ पर मतलब आज भी अगर आप देखें तो क्या आपको पूरे इंडिया में सेम साइज़ की ब्रिक्स मिलेंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पर वहाँ हमें ये मिला तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चीज़ इंडिकेट करता है कि वहाँ पर कोई ऐसे एजेंसी रही होगी या फिर लोगों का एक ग्रुप रहा होगा जो डिसाइड करते होंगे कि पूरे सिविलाइजेशन में एक ही साइज़ की ब्रिक्स मिले। तो ये वहाँ के सिस्टम को दिखाता है कि वहाँ का सिस्टम कितना सिस्टमैटिक था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है बीड्स। अब बीड्स का मतलब क्या होता है, बीड्स का मतलब होता है, बीड्स का मतलब होता है मन के, हिंदी में कहते हैं। ठीक है, अब मन के क्या होते हैं, मन के होते हैं ज्वेलरी। ठीक है, जैसे ज्वेलरी में हम देखते हैं कि ऐसे छोटे छोटे जो मोती होते हैं वो मिलकर बनाते हैं एक ज्वेलरी, है ना। तो इसी ये जो छोटे छोटे मनके हैं, बीड्स हैं, उनको हम बीड्स कहते हैं। छोटे छोटे आप मोती समझ सकते हैं, मोतियों को बीड्स कहते हैं। तो ये इंडिकेट क्या करती है, वहाँ की ज्वेलरी, मतलब कि वहाँ के आर्ट और क्राफ्ट को, वो भी बहुत ज़्यादा एडवांस थे। बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ करके, स्टोन्स को यूज़ करके, प्रीशियस स्टोन्स को, गोल्ड को, इन सब को यूज़ करके वहाँ की ज्वेलरी बनाई जाती थी जो हमें मिली हैं। ठीक है, तो इसीलिए वहाँ पे बीड्स यहाँ पे दिया गया है जो इंडिकेट करता है ज्वेलरी, मतलब कि आर्ट एंड क्राफ्ट को। ठीक है, उसके बाद आता है बोन्स। अब बोन्स का क्या सिग्निफिकेंस है, तो जब आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं ज़मीन में तो उनको बोन्स मिलते हैं जहाँ से हमको पता चलता है कि वहाँ के जो लोग हैं, अब बोन से क्या पता चलता है, डेथ सेरेमनी, मतलब कि उन्हें गड्ढे करके वहाँ पर उन्हें दफनाया गया। जिन लोगों को, उनके साथ जो चीज़ें पाई गई, जैसे पॉट्स पाए गए या फिर
ज्वेलरीज पाई गई। तो ये चीज़ें हमें दिखाती हैं कि वहाँ डेथ सेरेमनी कैसे हुआ करती थी। फिर हम आगे चैप्टर में भी देखेंगे कि इजिप्टियन कंपैरिजन, मतलब कि आप जानते हैं इजिप्ट में पिरामिड्स पाए गए हैं, मतलब कि वहाँ के जो भी रिच पीपल हैं, जो भी इम्पोर्टेंट रूलर्स होते थे, उनको बहुत सारे सोने चांदी इवन सर्वेंट्स के साथ दफना दिया जाता था, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट चलता था आफ्टर लाइफ, मतलब कि पुनर्जन्म में उनको वो काम देगी। तो क्या हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी ये चीज़ें थी, ये हम चैप्टर में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है वॉर थ्योरी, मतलब कि अगर बहुत सारे बोन्स हमको एक जगह दिख रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कोई लड़ाई हुई होगी, इसलिए वो वहाँ पे बहुत सारे लोग मरे हुए हैं। तो ये भी हम आगे देखेंगे चैप्टर में कि अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट इसको क्या कहते हैं और आखिर इसमें कितनी सच्चाई है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन में। सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में बताया गया इंट्रोडक्शन में वो है हड़प्पन सील, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप पहले इसको नोटिस करो कि यहाँ पर आपको कोई एनिमल दिख रहा है, यहाँ पे कुछ ऐसे साइंस बने हुए हैं, ठीक है, हड़प्पन सील। तो अब ये जो मटेरियल है ये आखिर क्या हो सकता है, इसके बारे में भी इसमें जानकारी दी गई है। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। तो हड़प्पन सील जो है, सबसे पहले देखते हैं कि सील का क्या सिग्निफिकेंस होता है। सील किस में हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे आज के सिक्के हैं, आप इसको कंपेयर कर सकते हैं सिक्कों के साथ कि इनको ये सिग्निफिकेंस है सील का, कि हो सकता है इसको ट्रेड में यूज़ किया जाता होगा, जैसे आज हम सिक्के यूज़ करते हैं। तो ये एक बहुत ही डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। अब ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन से पूछी जाती है, ठीक है। अब डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट का क्या मतलब है, तो डिस्टिंक्टिव का मतलब होता है विशिष्ट, मतलब कि यूनिक। आर्टिफैक्ट का क्या मतलब होता है, मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। मतलब अगर हम इसे पूरा एक कंबाइन करके देखें तो हड़प्पन सील है जो वो एक मैन मेड बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर है या फिर ऑब्जेक्ट की तरह पाई गई हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन में। ये इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। अब ये बनी किससे होती है, तो एक स्टोन होता है जिसको हम कहते हैं स्टीयरटाइट, हिंदी में इसे हम सेल खड़ी कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद करना है, ये फैक्ट है और ये कई बार एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि किस स्टोन से हड़प्पन सील को बनाया गया है। तो मैंने यहाँ पे स्टार मार्क कर दिया, इसका मतलब है कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाते हैं कि ये एनिमल जो बना हुआ है, वही चीज़ है यहाँ पे, एनिमल मोटिव्स बने हुए हैं और साइंस बने हुए हैं, साइंस। अब ये जो साइंस में इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का मतलब कि वो अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं, समझ नहीं पाए हैं कि इन साइंस का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो हड़प्पन सील के बारे में ये 3 पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखते हैं कि आगे क्या दिया हुआ है। तो आगे दिया हुआ है कि हमें इतनी जानकारी हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में कैसे मिली। ये हमें मिलती है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, उन जब हम खुदाई करते हैं, वहाँ की जगह की जब खुदाई हुई, आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करवाई, तो वहाँ पे उनको उनके घर मिले, उनके पॉट्स मिले, उनके ज्वेलरीज मिली, वो जो टूल्स यूज़ करते थे वो मिले, सील्स मिले। तो ये सब किस में आ जाते हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आ जाते हैं। तो इनसे हमको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, उनके सिस्टम के बारे में पता चलता है। उसके बाद है कि हमें इस चैप्टर से आखिर क्या पढ़ना है, इस चैप्टर से हमें क्या सीखना है। तो सबसे पहले जो बात है वो है व्हाट वी नो अबाउट हड़प्पन सिविलाइजेशन, कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या क्या जानते हैं, मतलब कि क्या क्या हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वहाँ से मिले हैं और उससे हम क्या समझ पाए हैं, ठीक है। और हाउ वी नो, और हम कैसे समझ पाए हैं, मतलब हमने इंटरप्रिटेशन कैसे दिया, मतलब कि उनकी चीज़ों को, उनके पॉट्स को, उनके सील्स को देखकर हम क्या समझ पाए हैं, हमारी क्या अंडरस्टैंडिंग है। और टाइम के साथ कैसे कभी कभी जो हम आज सोच रहे हैं वो चीज़ें आगे जाकर बदल जाती हैं, इसको भी हम देखेंगे, ओके। अब हम देखते हैं इस बॉक्स में क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। ये बॉक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले इसमें दिया है कि द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर, मतलब कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसको हड़प्पन कल्चर के नाम से भी जाना जाता है। तो अब हम देखते हैं कि हड़प्पन कल्चर में, हड़प्पा तो उस जगह का नाम था जो पहली बार डिस्कवर किया गया, पहली साइट हड़प्पन सिविलाइजेशन की इसी के नाम पे रख दी गई। तो यहाँ पे कल्चर का क्या मतलब है, आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग। तो कल्चर 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, यहाँ पे पूरी डेफिनेशन दी हुई है, जैसे कि अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट्स का एक ग्रुप, चीज़ों का एक समूह। कैसा होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल। डिस्टिंक्टिव का मतलब
यूनिक, वो सारे ऑब्जेक्ट्स एक यूनिक स्टाइल में होने चाहिए और कहाँ पर पाए जाने होने चाहिए, एक स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में और टाइम में। ठीक है, मतलब कल्चर का मतलब क्या हुआ, एक ऐसे ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप जो कि यूनिक हो स्टाइल में और एक ही टाइम पीरियड में और जोग्राफिकल एरिया में पाए गए हों। अब हड़प्पन सिविलाइजेशन का जोग्राफिकल एरिया कहाँ कहाँ तक फैला हुआ था, अफ़गानिस्तान, जम्मू कश्मीर, अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान जो कि पाकिस्तान में है, और गुजरात, और भी इंडिया के कई सारे थे जैसे कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, राजस्थान, वो सभी एरिया थे। और टाइम टाइम अब हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसके बारे में जो मेन है, उसके पहले भी एक टाइम था जब जिसको हम अर्ली हड़प्पन कहते हैं, मतलब कि एक शुरुआती का हड़प्पा रहा होगा जिसमें चीज़ें धीरे धीरे डेवलप हो रही होंगी, फिर एक एकदम मैच्योर पीरियड आया होगा जो मेन है, जिसको हम पीरियड सब मानते हैं, और उसके बाद एक लेटर हड़प्पन पीरियड भी आया। तो अर्ली हड़प्पन, लेटर हड़प्पन, ऐसे हमने नाम रख दिया ताकि हम डिस्टिंग्विश कर सके पीरियड्स के बीच में। और सेकेंड है हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसको मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट, मैंने स्टार मार्क भी कर दिया है इसके टाइमलाइन को, मतलब हड़प्पन सिविलाइजेशन कब से कब तक था, तो 2600 से लेकर 1900 BCE तक था। BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा, सी इनके बारे में हम, ये BC और जो भी एब्रिविएशंस है इनको हम आगे पढ़ेंगे। और ये तो आपको याद रखना ही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, MCQ के फॉर्मेट में आपके एग्जाम में ज़रूर आ सकता है। जैसे कि फर्स्ट साइट डिस्कवर्ड कौन थी, हड़प्पा, जिसके नाम पर सिविलाइजेशन का नाम लिखा गया। अब हम देखते हैं इस बॉक्स को। इस बॉक्स में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये डेट्स के एब्रिविएशंस के बारे में। तो सबसे पहला जो है वो है BP, ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, मतलब कि आज प्रेजेंट के पहले जितने भी ईयर्स हैं उनको हम इससे सिग्निफाई करते हैं। तो अब यहाँ पे प्रेजेंट हम किसको मानते हैं, क्या आज वो टाइम, नहीं, प्रेजेंट एक रेफरेंस पॉइंट है जो हम 1950 को लेते हैं, 1950 ईयर को। अब इसको क्यों लेते हैं, क्योंकि रेडियो कार्बन एक सिस्टम है, एक टेक्निक है जिससे हम जितनी भी चीज़ें हैं वो कब हुई थी उसको सिग्निफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1950 में, इसलिए हम प्रेजेंट को ही रेफरेंस पॉइंट ले लेते हैं। और 1950 के पहले 1940 में कार्बन 14 करके एक टेक्निक थी, वो यूज़ हुआ करती थी। उसके बाद आ जाता है BCE, बिफोर द कॉमन एरा, इसको BC भी कहते हैं, मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब कि क्राइस्ट के जन्म से पहले के ईयर्स को BC की तरह सिग्निफाई करते हैं। अब कुछ लोग क्राइस्ट के जन्म को नहीं मानना चाहते हैं, या फिर क्राइस्ट उनको एक क्रिश्चियनिटी को सिग्निफाई करता है, इसीलिए BCE का यूज़ करते हैं। पर BC और BC दोनों ही एक ही है। उसके बाद आ जाता है CE, कॉमन एरा, और CE को भी AD की तरह देखते हैं। AD क्या होता है, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ क्राइस्ट। तो अगेन यहाँ पे क्राइस्ट का सिग्निफिकेंस आ जाता है जो क्रिश्चियनिटी को सिग्निफाई करता है, पर AD और CE दोनों एक ही हैं। उसके बाद आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट C डॉट, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। C डॉट क्या है, ये एक लैटिन वर्ड है सिरका, उससे लिया गया है। अब सिरका का मतलब होता है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि लगभग। जब हमको एग्जैक्टली नहीं पता होता है कि हिस्ट्री में कब क्या चीज़ कब हुई थी, उसका कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं है, तो हम कहते हैं कि लगभग इतने टाइम पीरियड में हुई होगी। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेके भी है जो हमारी बुक में क्लियरली दिया हुआ है यहाँ पे, टर्म्स, प्लेसेस एंड टाइम्स में। C डॉट 2600 एंड 1900 BC, और यहाँ पे C डॉट का क्या मतलब है कि अप्रॉक्सीमेटली 2600 से 1900 BC के बीच में मैच्योर हड़प्पन पीरियड था। एग्जैक्ट हमें नहीं पता क्योंकि अभी तक उसका स्क्रिप्ट भी डिसाइड नहीं हुआ है, और हमको एग्जैक्टली नहीं पता, इसलिए हम C डॉट का यूज़ करते हैं अप्रॉक्सीमेटली का। उसके बाद हम देखते हैं इस टाइमलाइन को जो यहाँ पे दिया हुआ है, ताकि हम BC, AD, को समझ सकें। तो ये हम रेफरेंस पॉइंट एक ले लेते हैं 1। तो 1 के पहले आप देखेंगे 100, 200, 300, 400, मतलब कि ये डिसेंडिंग फॉर्म में चल रहा है, ठीक है, बड़े से छोटे की तरफ जा रहा है। 400, उसके बाद 300, फिर 200, फिर 100। तो BC जो है वो ऐसे ही कैलकुलेट होता है। वहीं पे 2600 है, 2600 क्या, हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो टाइमलाइन हम मानते आए हैं उसको। अब अगर हम मान लीजिए हमको इसको BP में कन्वर्ट करना है,
बीपी मतलब ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे, 2600 BC लेंगे और उसमें 1950 जो कि हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं उसको प्लस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 4550 बीपी। ठीक है, उसके बाद आता है इधर तो 100, 200, 300, 400, ये एक असेंडिंग फॉर्म हो गया, तो इसको हम कहते हैं एडी या फिर सीई। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल की तरह समझते हैं, जैसे ले लेते हैं 269 BCE को, जब अशोक जो था, जो किंग अशोक था मौर्य एम्पायर का, उसका राज्याभिषेक हुआ था, और 350 में समुद्रगुप्त जो किंग थे उनका राज्याभिषेक हुआ था। तो इन दोनों के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस है, अगर उनको वो निकालना है तो हम क्या करेंगे, 269 BC और 350 को, यहाँ पे BC है और यहाँ पे AD, तो अगर हमको BC और AD के बीच में कोई डिफरेंस निकालना है तो हम उसको प्लस कर देते हैं। उसके बाद अगर यहाँ पे भी AD और यहाँ पे भी AD और हमको डिफरेंस निकालना है तो हम माइनस करेंगे। वैसे ही अगर BC है और BC है तो भी हम उसको माइनस करते हैं। यहाँ पर है मैप कुछ इम्पॉर्टेंट मैच्योर हड़प्पन साइट्स का। मैच्योर हड़प्पन साइट्स मतलब कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का, और ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 9 साइट्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो CBSE ने एक पूरी मैप की लिस्ट दी है। अब शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक को, जो है बिगिनिंग्स। तो यहाँ पर जो भी लिखा है उसका क्रक्स यहाँ पे है पॉइंट 5 कि कुछ आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स जो हैं वो हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन के पहले भी थे। मतलब कि जो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसमें कुछ आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स थे। कल्चर्स का मतलब अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा था। तो वहाँ पे हमको तो इन आर्कियोलॉजिकल कल्चर्स में क्या था, डिस्टिंक्टिव पॉटरी, मतलब कि एक यूनिक पॉटरी थी उनकी, जैसे वो पॉट्स कैसे बना रहे हैं, ये सब उनका एक अलग स्टाइल था, यूनिक स्टाइल था। फिर एग्रीकल्चर के कुछ एविडेंस मिले हैं। पैस्टोरलिज्म मतलब कि पशुओं का पालन करना, वो उसके भी कुछ एविडेंस मिले हैं, और कुछ क्राफ्ट मिले हैं। और साथ ही साथ वहाँ के जो सेटलमेंट्स होते थे वो बहुत छोटे होते थे, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं पाई गई हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है इस पैराग्राफ में वो है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन और मैच्योर हड़प्पन या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन के बीच में एक ब्रेक था। अब ये ब्रेक हमको कैसे पता चलता है, उसके एविडेंस है लार्ज स्केल बर्निंग के, मतलब कुछ साइट्स में, मतलब कि जो कुछ साइट्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़े स्केल में, बड़े लैंड में बर्निंग हुआ है, इसका हमको एविडेंस मिलता है। उसके बाद अबैंडनमेंट होता है कुछ सर्टेन साइट्स का। अबैंडनमेंट मतलब कि लोग उन सेटलमेंट्स को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं। इसके बाद देखते हैं सेकेंड टॉपिक को, जो एक सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी मतलब कि जो भी खान पान जो था उसकी स्ट्रैटेजी क्या रही थी। तो अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन जो था, हड़प्पन जो साइट्स थे कुछ, वहीं पर मैच्योर हड़प्पन साइट्स भी डेवलप हुए थे। इसको हम मैप से समझते हैं। जैसे कि ये अर्ली हड़प्पन ऑक्यूपेशन का एरिया है, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या और दिख रहा है, कोट डीजी, जो कि अर्ली हड़प्पन में भी था, मैच्योर हड़प्पन में भी कोट डीजी है। उसके बाद यहाँ पे गुजरात हरियाणा वाला जो रीजन है, राजस्थान वाला, वहीं पर देखिए मैच्योर हड़प्पन में भी यहाँ पर है। उसके बाद ये जो पूरा एरिया है, यहाँ पे भी सारे एरिया पूरे डेवलप हैं। उसके बाद ये धोलावीरा लोथल वाला जो गुजरात के पास एरिया है, वहाँ मैच्योर हड़प्पन साइट्स वाला भी है। तो यही अर्ली हड़प्पन ये जो साइट्स थे वहीं पर मैच्योर हड़प्पन के कुछ साइट्स भी डेवलप हुए। तो इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कॉमन थी, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा। वो थी सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजी, मतलब कि खान पान की। तो उन क्या खान पान की दोनों में थी, वो था प्लांट, एनिमल और फिश। अब हमको कैसे पता चला कि वो प्लांट, एनिमल, फिश ये सब खाया करते थे? एविडेंस है। कैसे एविडेंस? चीयर्ड ग्रेन्स एंड सीड्स। जब आप देखेंगे कि चीयर्ड का मतलब क्या होता है, जला हुआ। जब आप देखेंगे कि गाँव में जब मिट्टी के चूल्हों से खाना बनाते हैं तो कुछ खाना, कुछ अन्न जो होता है वो गिर जाता है आग में और जल जाता है। तो क्या हो जाता है, वो प्रिजर्व हो जाता है, क्योंकि इतने एजेस के बाद भी वो डिकम्पोज नहीं हो पाता है, क्योंकि वो जला हुआ रहता है। तो वही जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे सर्च किया तो उनको वो मिला, जिससे वो समझ पाए अच्छा कौन से ग्रेन्स, कौन से सीड्स वो लोग यूज़ किया करते थे। वो हम आगे अभी देखेंगे। अब इनकी जो स्टडी करते हैं उनको कहते हैं आर्कियोबोटनिस्ट। आर्कियो मतलब आर्कियोलॉजिस्ट, और बोटनिस्ट मतलब कि जो कि प्लांट की स्टडी करते हैं। जैसे कि हम बायो में देखते हैं 2 डिवीज़न होते हैं, एक होते हैं बोटनी और एक होता है जूलॉजी।
बोटनी में प्लांट की स्टडी होती है और जूलॉजी में एनिमल्स की। तो आर्कियोबोटनिस्ट जो कि एंशिएंट प्लांट रिमेन्स की स्टडी करते हैं, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ के फॉर्म में इसके क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद आता है जो भी ये प्लांट में कौन कौन से ग्रेन्स खाया करते थे उनके बारे में, जो भी हमको एविडेंस मिला है वो है व्हीट मतलब आटा, बार्ली मतलब जौ, लेंटिल मतलब मसूर की दाल, चिकपी मतलब काबुली चना, सीसम मतलब तिल, और मिलेट्स जो कि बाजरा वो गुजरात में मिला है स्पेशली। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और राइस जो है वो बहुत रेयरली मिला है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद देखते हैं जो एनिमल के बोन्स पाए गए वो कौन कौन से थे। वो थे कैटल, शिप, गोट, बफेलो और पिग। अब इनकी स्टडी किसने की थी? आर्कियोजोलॉजिस्ट ने। और उन्होंने ये बताया कि ये सारे जो भी बोन्स मिले हैं इन एनिमल्स के वो सब डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, मतलब कि पाले जाते थे। उसके बाद कुछ वाइल्ड यानी जंगली स्पीसीज़ के भी बोन्स मिले हैं। वो कौन थे? बोर, डियर और घड़ियाल। अब हमको ये नहीं पता है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो उनका खुद शिकार किया करते थे या दूसरे जो भी शिकार करने वाली कम्युनिटीज़ थी उस समय उनसे लिया करते थे। उसके बाद आता है कि फ़िश और फाउल इन दोनों के बोन्स भी हमें मिले हैं। ठीक है, उसके बाद सब टॉपिक है वो है एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज़। उसके बाद जो सब टॉपिक है वो है 2.1 एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। मतलब कि हम जो भी प्लांट रिमेन्स देखते हैं, वीट, राइस, इनसे हमको ये तो समझ में आता है कि उस समय खेती की जाती होगी, पर खेती कैसे की जाती होगी, किन किन चीज़ों का यूज़ किया जाता होगा, प्रैक्टिसेस कैसे यूज़ किए जाते होंगे, क्या टेक्नोलॉजीज़ होंगी, ये हमको एविडेंस से पता चलता है जो कि आर्कियोलॉजिस्ट ने ढूंढा है। तो सबसे पहला है कि हमको सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर्स। टेराकोटा का मतलब क्या है? जब मिट्टी जो होती है, मिट्टी से जैसे हमने कोई आकार बनाया, कोई जीव जंतु बनाया या सील बनाए और उसको जला दिया तो उसको हम कहते हैं टेराकोटा, मतलब कि जली हुई मिट्टी। तो सील्स और टेराकोटा स्कल्पचर्स में हमको बुल बना हुआ मिलता है। तो इससे आर्कियोलॉजिस्ट मान लगाते हैं कि ऑक्सन जो होते हैं वो खेती करने के लिए यूज़ किए जाते होंगे। ऑक्सन मतलब बैल जो है उनको यूज़ किया जाता होगा खेतों को जोतने के लिए। इसके बाद आता है कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है MCQ के फॉर्मेट में। वो है कि हमको क्या क्या एविडेंस मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को। वो है टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लग, जो कहाँ से मिला है? चोलिस्तान और बानावली साइट से। ये दोनों ही साइट्स हरियाणा में हैं। उसके बाद आता है प्लग्ड फील्ड के एविडेंस मिले हैं, मतलब जोते हुए खेतों के एविडेंस मिले हैं कालीबंगन राजस्थान से। इसके बाद आता है कि the field had two sets of furrows at right angles to each other, suggesting that two different crops were grown together. तो इसका मतलब ये है कि जो भी फील्ड है, जैसे कि मान लेते हैं ये एक लैंड है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 sets of furrows at right angle, राइट एंगल पर, फरोज़ का मतलब होता है नालियाँ। 2 सेट्स में नालियाँ बनी हुई थी जो हमें ये बताती हैं कि 2 अलग अलग क्रॉप्स एक साथ उगाए जाते होंगे। तो मान लीजिए अगर हम इधर से 90 डिग्री देख रहे हैं तो ये 2 नालियाँ हैं और एक यहाँ पर एक क्रॉप, यहाँ पर दूसरा क्रॉप होता होगा। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये है, हमने इस तरफ से ले लिया और यहाँ पर 2 नालियाँ बना ली और यहाँ पर पहला क्रॉप और यहाँ पर दूसरा क्रॉप होता होगा। उसके बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने हार्वेस्टिंग के समय क्या टूल्स यूज़ किए जाते थे उस समय, उसके बारे में भी सर्च किया है कि क्या वो स्टोन ब्लेड्स सेट इन वुडन हैंडल्स को यूज़ करते थे, जैसे कि आजकल हम देखते हैं जैसे कि कुल्हाड़ी हो गया। तो उसमें क्या होता है कि स्टोन ब्लेड बने हुए होते हैं और हैंडल में एक लकड़ी का हैंडल होता है, या फिर वो मेटल के टूल्स यूज़ करते थे। तो ये भी अभी एक क्वेश्चन मार्क ही है क्योंकि हमें क्लियरली इसके बारे में नहीं पता है। उसके बाद आता है वाटर को लेकर, क्योंकि एग्रीकल्चर में वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ज़्यादा अगर हम हड़प्पन साइट्स की ज्योग्राफी को देखें, इन्वायरमेंट, क्लाइमेट को देखें, तो ज़्यादातर जो हड़प्पन साइट्स थे वो सेमी एरिड लैंड्स पे थे, मतलब कि वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती थी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर के लिए उनको इरिगेशन का यूज़ करना होता होगा। तो इसके लिए वो क्या क्या यूज़ करते होंगे? पहला जो हमको एविडेंस मिला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो है कैनल्स का। कैनल्स शॉर्टीगोय में पाई गई हैं अफ़गानिस्तान में, पर ये पंजाब और सिंध में नहीं पाई गई हैं। इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्योंकि ये बहुत पहले की हैं, 2500 BCE की, तो हो सकता है कि जो कैनल्स थे उसमें अब सिल्ट मतलब कि बालू चला गया हो और अब हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हों कि वो कैनल था।
उसके बाद दूसरा एक सोर्स है वेल्स, जो आज भी यूज़ किए जाते हैं, कुएँ जहाँ से पानी निकाल कर खेतों में सिंचाई की जाती है। एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है वाटर रिजर्वेयर्स, जो कि धोलावीरा गुजरात में पाया गया है। जो कि ये फैक्ट जो है वो MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारी बुक में दिया भी हुआ है रिजर्वेयर धोलावीरा। कई बार इमेज देकर भी पूछ लेते हैं कि ये क्या है और कहाँ का है। उसके बाद यहाँ पे कुछ कॉपर टूल्स भी दिए हुए हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है कि कॉपर एक मेटल का यूज़ होता है, कॉपर। तो क्वेश्चन में ऐसा भी आ सकता है कि कौन कौन से मेटल्स यूज़ होते थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि कॉपर के यूज़ होते थे। इसके बाद हम पढ़ते हैं सोर्स नंबर फर्स्ट को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में सोर्सेज से भी क्वेश्चन आने वाले हैं, तो सोर्सेज सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इस सोर्स का टाइटल है हाउ आर्टिफैक्ट्स आर आइडेंटिफाइड, मतलब कि जो आर्टिफैक्ट्स है, जो भी आर्ट एंड क्राफ्ट जो भी ह्यूमंस ने बनाए थे, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे खोजते हैं या फिर कैसे समझते हैं। तो इसमें मैं आपको एक कंक्लूजन देती हूँ कि इसमें सैडल क्वर्न का मतलब क्या होता है, अगर मैं बिल्कुल हिंदी में कहूँ तो सिलवट और लोढ़ा, मतलब कि जिस पर पहले हमारी मम्मियाँ दादियाँ मसाले पीसा करती थी जिस पत्थर पर, और जिस पत्थर से उसको हम कहते हैं। इसमें उसी के बारे में दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि ग्राइंडिंग करने के लिए कुकिंग में इसका यूज़ करते हैं। ग्राइंडिंग मतलब कि पीसने के लिए, ठीक है। और ये सब कहाँ से हमें मिला है, मोहनजोदारो, जो कि बेस्ट नोन हड़प्पन साइट है। तो ये फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बेस्ट नोन हड़प्पन साइट कौन है, मोहनजोदारो। अब इसका मतलब क्या है बेस्ट नोन हड़प्पन साइट, मतलब कि हड़प्पा सिविलाइजेशन में जितने भी साइट्स मिले हैं उसमें सबसे अच्छे से जो हमें सबसे अच्छी कंडीशन में जो मिला है वो है मोहनजोदारो, ठीक है। उसके बाद आता है कि सैडल क्वर्न्स जो थे वो ओनली मीन्स हैं ग्राइंडिंग के। ओनली मीन्स से यहाँ क्या मतलब है, अब आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है ओनली मीन्स, क्योंकि हो सकता है कि आपसे असर्शन और रीज़न में आपसे पूछ लें कि ओनली मीन्स है कि नहीं है। उसके बाद देखते हैं हम कि इसमें दिया हुआ है कि ये जनरली रॉक से बने होते हैं। कौन से रॉक से, इग्नियस रॉक या फिर सैंडस्टोन से। और जो पहला, ये दो टाइप के होते हैं, और जो पहला टाइप है वो यहाँ पे पिक्चर में दिया हुआ है। ये जो बड़ा स्टोन होता है वो कॉन्वेक्स टाइप में रहता है, ठीक है। जैसे हमने कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंसेज पढ़े हैं, वैसे ही ये कॉन्वेक्स शेप में है। और एक और जो दूसरा छोटा पत्थर होता है वो उसके ऊपर रखकर हम उसको ग्राइंड करते हैं, और ये जनरली ग्रेन्स की ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है। एक दूसरा होता है जो कुछ ऐसा होता है ग्लास टाइप का, और उसमें हम ऐसे डंडी टाइप में इसमें जनरली हम करी लीव्स को ग्राइंड करते हैं, इसलिए इसको करी स्टोन भी इसमें कहा गया है। इसको जनरली हम हिंदी में ओखली कहते हैं। उसके बाद जो इस पूरे सोर्स में सिर्फ सैडल क्वर्न्स यानी कि सिल्वर लोढ़े के बारे में दिया हुआ था। मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो लिख दिए, आप इसे याद कर लेना। उसके बाद जो सोर्स में जो नीचे दिया होता है उसे हमेशा ध्यान से पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो सोर्स है वो कहाँ से लिया गया है। वो लिया गया है बुक से जिसका नाम है फर्दर एक्सकवेशंस एट मोहनजोदारो 1937, और इसको किसने लिखा है, अर्नेस्ट मैके ने। तो ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे प्रीवियस से क्वेश्चन भी आया था आपका जो CBSE का मेन एग्जामिनेशन है उसमें। इसके बाद है टॉपिक थर्ड, जो है मोहनजोदारो प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो इसमें दिया हुआ है सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे शुरुआत में है कि सबसे ज़्यादा यूनिक फीचर जो हड़प्पन सिविलाइजेशन का था वो था अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट, मतलब कि हम आज के टाइम पे कह सकते हैं कि अर्बन सिटीज़ का डेवलपमेंट। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में सबसे यूनिक फीचर था अर्बन सेंटर्स का डेवलपमेंट। उसके बाद आता है कि जो सबसे ज़्यादा वेल नोन साइट है वो है मोहनजोदारो। ये फैक्ट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है कि ये जो सेटलमेंट था मोहनजोदारो में उसमें दो सेक्शंस थे, एक को हम कहते हैं सीटाडेल और दूसरे को हम कहते हैं लोअर टाउन। सीटाडेल क्या था, छोटा था एरिया में पर वो एक हाइट पे बना हुआ था, इसीलिए हायर है। अब हाइट पे क्यों बना हुआ था, क्योंकि यहाँ पे जो भी बिल्डिंग्स थी वो पहले मिट्टी के जो ब्रिक्स होते थे उनके प्लेटफॉर्म
इनका एक प्लेटफॉर्म बनाया जाता था और उसके बाद बिल्डिंग्स बनाई जाती थी या फिर घर बनाए जाते थे, इसीलिए वो हाइयर एक हाइट पे थी। और सीटाडेल जो था वो वॉल्ड भी था, मतलब कि एक तरह से वो सेपरेटेड था फिजिकली लोअर टाउन से। उसके बाद लोअर टाउन लार्जर था एरिया में पर लोअर था क्योंकि कुछ कुछ बिल्डिंग्स ही प्लेटफॉर्म पे बनाई गई थी और ये भी खुद में वॉल्ड था। उसके बाद कि ये जो प्लेटफॉर्म बनाए जाते थे या फिर घर बनाए जाते थे उसमें बहुत सारे लेबर्स लगते थे, इसीलिए वहाँ पर लार्ज स्केल लेबर का मोबिलाइजेशन दिखाया गया है। उसके बाद आता है प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म क्या दिखाता है हमको कि सबसे पहले जब प्लेटफॉर्म बना दिए जाते थे मिट्टी के ब्रिक से, तो अब जितने भी एक्टिविटी है कंस्ट्रक्शन की, हाउसेस की या भी किसी भी स्ट्रक्चर की, वो उसमें ही कन्फाइंड हो जाती थी। तो ये क्या दिखाता है, प्लानिंग, कि सबसे पहले प्लेटफॉर्म बनेगा, उसके बाद ये चीज़ें ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर में होंगी, तो ये वहाँ की प्लानिंग को दिखाता है। और क्या चीज़ें प्लानिंग को दिखाती हैं, स्टैंडर्ड रेशियो ब्रिक्स। अब ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और फैस्किनेटिंग चीज़ भी है कि जब आज भी अगर आप देखेंगे तो क्या पूरे इंडिया में आपको सेम लेंथ, ब्रेथ और हाइट के ब्रिक्स मिलते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता है। पर हड़प्पन सिविलाइजेशन में जितनी भी साइट्स थे, वहाँ पर जितने भी ब्रिक्स हमको मिले हैं, उन सब का एक स्टैंडर्ड रेशियो है, एक स्टैंडर्ड लेंथ, ब्रेथ, हाइट है, जो कि है 4:2:1 लेंथ, ब्रेथ और हाइट। तो ये चीज़ हमको प्लानिंग दिखाती है कि कोई प्लान करता होगा इन चीज़ों को कि जो भी ब्रिक्स हैं वो इतने ही लेंथ, ब्रेथ और हाइट में मिलेंगी। तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद हम देखते हैं इस बॉक्स को, द प्लाइट ऑफ हड़प्पा। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पे दिया गया है कि जो हड़प्पा जो था, जो पहला साइट था जिसको डिस्कवर किया गया, उसको बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया ब्रिक रॉबर्स के द्वारा। अब कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, जैसे कि जो लोग देखते हैं इस बॉक्स को, द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर बताया गया है प्लाइट ऑफ हड़प्पा, प्लाइट का मतलब होता है लूटपाट, मतलब कि हड़प्पा की लूटपाट। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या हुआ था हड़प्पा में। तो हम जानते हैं कि हड़प्पा जो है वो पहला साइट था जिसको डिस्कवर किया गया, पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि उसको बहुत बुरी तरह से तहस नहस कर दिया गया ब्रिक रॉबर्स के द्वारा, मतलब कि जो ब्रिक्स चोरी किया करते थे। अब जब लोग वहाँ पर रहने लगे, तो जब वो जैसे कभी ज़मीन की खुदाई कर रहे हैं एग्रीकल्चर करने के लिए या फिर कुएँ खोदने के लिए या फिर किसी और भी काम से, तो उनको ब्रिक्स मिलने लगे। तो वो ब्रिक्स बहुत अच्छी क्वालिटी में थे, तो वो लोग क्या करने लगे कि ब्रिक्स को ले जाकर अपने घरों में या फिर दूसरे काम करने लगे। तो इसकी वजह से जो हड़प्पा था उसकी स्टडी नहीं हो पाई और उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया, उसके स्ट्रक्चर्स को, क्योंकि ब्रिक ही चोरी कर ले जाने लगे लोग। अब आते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम, जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के इंस्टीट्यूशन है जो आज भी इंडिया में प्रेजेंट है, जो आर्कियोलॉजिस्ट इसमें जो है वो काम करते हैं साइट्स के बारे में, वहाँ से नई नई चीज़ें देखते हैं, एंशंट हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करते हैं, एविडेंसेस ढूंढते हैं। उसके ये पहले डायरेक्टर जनरल थे, इसीलिए इनको फादर भी कहा जाता है इंडियन आर्कियोलॉजी के। तो 1875 में इन्होंने हड़प्पा के बारे में कहा कि यहाँ से इतनी ब्रिक्स चोरी किए गए हैं कि 100 मील्स का एक रेलवे लाइन बनाया जा सकता है लाहौर से लेकर मुल्तान तक। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट हो रहा है कि लाहौर से लेकर मुल्तान तक। कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं कि उन्होंने क्या कहा था कि कहाँ से लेकर कहाँ तक रेलवे लाइन बिछाए गए, तो आपको ये प्लेसेस याद रखने हैं। अब हम देख रहे हैं इस बॉक्स को, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि जिस सीटाडेल और लोअर टाउन की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर उसके डायरेक्शन के बारे में दिया हुआ है, मतलब कि ईस्ट डायरेक्शन में लोअर टाउन था और वेस्ट डायरेक्शन में सीटाडेल। कई बार इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्ज़ाम में। उसके बाद है कि धोलावीरा और लोथल, ये दोनों जो दो हड़प्पन साइट्स थे, ये दोनों गुजरात में हैं और ये दोनों जो है ये बाहर से पूरी तरह से फोर्टिफाइड थे, और जो सेक्शंस थे सीटाडेल और लोअर टाउन ये भी वॉल्ड थे, पर बस धोलावीरा के। लोथल का सीटाडेल जो था वो वॉल्ड नहीं था, पर एक हाइट पर बना हुआ था। तो इस फैक्ट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। टॉपिक है 3.1 लेइंग आउट ड्रेन्स, मतलब कि अब हमको बेसिकली ड्रेन्स मतलब कि नालियों के बारे में पढ़ना है। तो नालियों का भी एक बहुत
सिग्निफिकेंस है हड़प्पन सिविलाइजेशन में। आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों है। तो सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि वन मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर और हड़प्पन सिटीज़ इज़ केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। मतलब कि एक बहुत यूनिक और फीचर था, एक और बहुत यूनिक फीचर था हड़प्पन सिटीज़ में। वो क्या था? एक बहुत ही केयरफुली प्लान ड्रेनेज सिस्टम। आप अभी इस बात से बहुत रिलेट कर सकते हैं क्योंकि अभी मानसून का सीज़न है और अभी जितनी भी बड़ी सिटीज़ हैं इंडिया के, दिल्ली हो गया या फिर मुंबई हो गया, वहाँ पे फ्लड, आप ड्रेनेज सिस्टम की कमी की वजह से वहाँ पर फ्लड आ जा रहा है, पानी का भराव हो जा रहा है। आप रेड फोर्ट के सामने भी ये चीज़ें अभी रिसेंट इंसिडेंट्स में देख रहे होंगे, पर वहाँ पे ऐसा नहीं होता था क्योंकि उन्होंने एक बहुत प्लान करके ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। अब इसकी और ख़ासियत क्या थी वो हम आगे बढ़ते हैं। लोअर टाउन जो था उनका, उसमें जो भी रोड और स्ट्रीट जो थे वो एक ग्रिड पैटर्न में बनाए जाते थे। ग्रिड पैटर्न मतलब कि रोड और स्ट्रीट एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे इंटरसेक्ट करते थे। उसकी इमेज आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रही होगी अभी। मतलब कि पहले स्ट्रीट जो है ड्रेन्स के साथ बनते थे, पहले गलियां और नालियां बनती थी, उसके बाद घर बनाए जाते थे। और हर घर की जो नाली थी वो ड्रेन से आकर मिल जाती थी। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा ड्रेनेज सिस्टम बनाया था। आप यहाँ पर अपनी बुक में एक इमेज पे देख सकते हैं। जो ये इतना बड़ा जो ड्रेन है वो मोहनजोदारो में, आप देख रहे हैं कि पूरा इंसान खड़ा है और इतना बड़ा उसका ड्रेनेज सिस्टम बनाया जाता था। उसके बाद सोर्स 2 आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वो द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड। कई बार क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम येट डिस्कवर्ड का रिलेशन किससे है, किसके बारे में कहा गया है, तो इसका आंसर जाएगा कि ड्रेन्स के बारे में कहा गया है। किसने कहा है? तो अर्नेस्ट मैके ने कहा है। फिर उनकी बुक भी यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो आती है जिससे ये सोर्स लिया गया है, वो है अर्ली इंडस सिविलाइजेशन 1948, जिसके ऑथर है अर्नेस्ट मैके। अब देखते हैं कि उसमें इन्होंने क्या किया है। अब इसमें उनका ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो कहते हैं ड्रेन सिस्टम के बारे में हड़प्पन सिविलाइजेशन की कि इट इज़ सर्टनली द मोस्ट एंशिएंट सिस्टम एज येट डिस्कवर्ड। कि ये जो हमको अभी ड्रेन सिस्टम मिला है ये सबसे पुराना एंशिएंट सिस्टम है जो आज तक हमें मिला होगा पूरी दुनिया में। तो ये खासियत बताती है ड्रेनेज सिस्टम की। फिर आता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हमने देख लिया, उनकी बुक और उसके ऑथर कौन है। उसके बाद नीचे दिया हुआ है कि ड्रेनेज सिस्टम से बड़ी बड़ी सिटीज़ मोहनजोदारो में ही, हड़प्पा में ही नहीं थे, बल्कि छोटे सेटलमेंट जैसे कि लोथल जो कि गुजरात में है, वहाँ भी जब सिग्निफिकेंस दिखाता है कि ड्रेन्स का कितना इम्पोर्टेंस था कि हाउसेस जो थे वहाँ पे वो मिट्टी के ईंटों से बनते थे, पर जो ड्रेन्स थे, जो नालियाँ थी, उनको पके हुए ईंटों से बनाया जाता था। ये फैक्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद अभी हम ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि उन्होंने और छोटी छोटी क्या बातें बताई है ड्रेन्स के बारे में। तो वो बताते हैं कि जो मेन चैनल होता था जिसमें सारे घरों की नालियाँ आकर मिलती थी, वो जो मेन चैनल होता था उसको ब्रिक्स के साथ मॉर्टर, मतलब कि एक चिपकाने वाली आप ग्लू मान सकते हैं, उसके साथ ब्रिक्स को सटाया जाता था, ब्रिक्स को सेट किया जाता था मॉर्टर के साथ, और लूज ब्रिक्स भी रखे जाते थे ताकि उनको रिमूव करके हम क्लीनिंग कर सकें। और कई बार लाइमस्टोन का कवर भी बनाया जाता था जिससे हम उनको हटाकर उनकी सफाई कर सकें। वो लोग सफाई किया करते होंगे। वही बता रहा है कि हाउस का जो ड्रेन होता था, घरों की जो नालियाँ होती थी वो एक सम्प में आती थी। आप एक स्टोरेज टैंक की तरह समझ सकते हैं जहाँ पर सॉलिड जो भी मटेरियल था वो नीचे दब जाता था और जितना भी वेस्ट वाटर है वो नालियों में बह जाता था। तो वो इसको क्या कहते हैं, वंडर ऑफ आर्कियोलॉजी। तो ये एक कॉम्प्लीमेंट हुआ। फिर कहते हैं कि जो छोटे छोटे जो सैंड के मटेरियल होते थे वो हमको मिले हैं ड्रेनेज चैनल्स पे। और डेब्रीज हमेशा ऐसा नहीं है कि जो भी गंदगी थी, जो भी छोटे छोटे डेब्रीज थी, वो उनको हमेशा निकाल दिया जाता था। तो ये पूरा उन्होंने ड्रेन्स के बारे में कहा है जो आप बस पढ़ सकते हैं। पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे पॉइंटर्स के तौर पे दी हैं जिसको आपको याद करना होगा, क्योंकि इसे जनरली MCQ में क्वेश्चंस बन जाते हैं और आपके एग्ज़ाम में तो सोर्सेज भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।